आज हम थोड़ा गहराई से बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर। ये वो नया कानून है जो हमारी पूरी क्रिमिनल जस्टिस प्रक्रिया को, मतलब उसकी रूपरेखा को बदलने वाला है। संसद से तो पास हो गया और 25 दिसंबर 2023 को ये भारत के राजपत्रों में प्रकाशित भी हो गया है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसके जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझने की, देखें कि ये बदलाव असल में हैं क्या। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये संहिता पुराने 1973 वाले दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी उसकी जगह ले रही है। तो बेसिकली ये कानून अब बताएगा कि किसी जुर्म की जांच कैसे होगी, पूछताछ का तरीका क्या होगा और हाँ, अदालतों में सुनवाई कैसे चलेगी। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। सही कहा। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है कि क्या ये कानून पूरे देश में लागू होगा एक साथ? ज्यादातर हिस्सों में हाँ, लेकिन इसमें एक क्या कहते हैं पेच है। ये नागालैंड राज्य और कुछ खास जनजातीय क्षेत्रों पर अभी तो पूरी तरह से लागू नहीं होगा, जब तक कि वहां की राज्य सरकारें खुद अधिसूचना जारी करके इसे लागू न करें। और हाँ, बाकी देश में ये कब से लागू होगा, ये तारीख केंद्र सरकार बताएगी एक नोटिफिकेशन के जरिए। अच्छा, तो मतलब कुछ जगहों पर अभी ये लागू नहीं है। ठीक है, समझ गया। अब इसमें जो बेसिक परिभाषाएं होती हैं, उनमें भी कुछ फेरबदल हुआ है या उन्हें और साफ किया गया है? जैसे कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा नहीं? हाँ, कुछ परिभाषाएं साफ की गई हैं, जैसे जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। इनका वर्गीकरण तो है ही। जमानत बंध पत्र जो जमानतदार के साथ होता है, और बंध पत्र बिना जमानतदार के। और संज्ञेय अपराध का मतलब वही है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हम्म। पर दो शब्दों पर खास ध्यान देना होगा: अन्वेषण और जांच। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन मतलब वो सारी कार्रवाई जो पुलिस करती है सबूत इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, और जांच, इंक्वायरी? हाँ, इंक्वायरी वो है जो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करती है। ये सुनवाई यानी ट्रायल नहीं होती, बल्कि उससे पहले की पूछताछ होती है मामले को समझने के लिए। ओह! अच्छा। तो पुलिस का काम अन्वेषण और कोर्ट की शुरुआती पड़ताल जाँच। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है अब। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अदालतों का ढाँचा है, उसमें भी कोई बदलाव किया गया है? ढांचा तो देखिए मोटे तौर पर वही रखा गया है। मतलब हाई कोर्ट के नीचे सेशंस कोर्ट होंगे, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स भी। नियुक्ति भी वैसी है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की हाई कोर्ट करेगा और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की राज्य सरकार। तो फिर बदलाव कहाँ है? बदलाव असल में इनके काम करने के तरीके में लाने की कोशिश ज्यादा दिखती है। प्रक्रियाओं में। अच्छा, प्रक्रियाओं में तो बताएँ। जाँच प्रक्रियाओं में क्या बड़े बदलाव नज़र आ रहे हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है फोरेंसिक जांच को लेकर, धारा 176(3) में। अब ये है कि अगर किसी अपराध में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, हुँ। तो ये अनिवार्य कर दिया गया है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम घटना स्थल पर जाए, सबूत इकट्ठा करे और उसकी वीडियोग्राफी भी करे। अरे वाह! वीडियोग्राफ़ी भी। जी हाँ, और ये रिकॉर्डिंग मोबाइल फोन या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी की जा सकती है। ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है। मतलब सबूतों की क्वालिटी और भरोसे के लिए। शायद इससे सज़ा दिलाने की दर, कन्विक्शन रेट सुधरे। बिल्कुल, इरादा तो यही लगता है कि साइंटिफिक एविडेंस पर जोर बढ़े। पर हाँ, एक चुनौती जरूर है। चुनौती? कैसी चुनौती? चुनौती ये कि क्या हमारे पास हर जगह, मतलब छोटे शहरों में, गांवों में, इतने साधन और प्रशिक्षित लोग हैं? सही बात है। फॉरेंसिक लैब्स, एक्सपर्ट्स, ये ज़मीनी हकीकत है। इसे लागू करना एक बड़ा काम होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि ये कितना कारगर होता है। पुलिस की शक्तियों या फिर नागरिकों के अधिकारों में कुछ बदलाव? हाँ, गिरफ्तारी के नियम जो धारा 35 के तहत हैं, उनमें कुछ संतुलन लाने की कोशिश दिखती है। जैसे 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में अब गिरफ्तारी अपने आप नहीं होगी, कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी पुलिस को। शर्तें? मतलब पुलिस को वजह बतानी होगी कि गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल, जैसे कि कहीं वो सबूत नष्ट न कर दें या गवाहों को धमकाए नहीं, वगैरह। और एक खास बात है 3 साल से कम सजा वाले अपराधों के लिए। आ, अगर आरोपी, मतलब अभियुक्त, बुजुर्ग है 60 साल से ज्यादा, या फिर शारीरिक रूप से कमजोर है, दुर्बल है, अच्छा। तो ऐसे मामलों में बिना डिप्टी सुपरिंटेंडेंट यानी डीएसपी रैंक के अधिकारी की इजाजत के गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये धारा 35(7) में है। ओह! ये तो एक तरह का सेफगार्ड है बुजुर्गों और कमज़ोर लोगों के लिए। जी,
और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, जैसे उसे गिरफ्तारी का कारण बताना, जमानत के अधिकार की जानकारी देना। अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को खबर करने देना। हाँ, और मेडिकल जांच का अधिकार, धारा 53, ये सब अधिकार पहले की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है और इन पर जोर दिया गया है। तो मतलब कुछ मामलों में पुलिस को ज्यादा सोच समझकर और सावधानी से कदम उठाना होगा। और तकनीक का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी की बात तो हर जगह हो रही है। इस कानून में इसका क्या रोल है? तकनीक पर तो काफी जोर है इस नई संहिता में। कई जगह इसका इस्तेमाल बढ़ाया गया है। जैसे अब अदालती समन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजे जा सकेंगे, ईमेल से या किसी और तरीके से। धारा 64, 71। अच्छा, ये तो वक्त बचाएगा शायद। हाँ, और कहीं तलाशी लेनी है या कुछ सामान जब्त करना है, तो उस पूरी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। अनिवार्य है ये। हाँ, अनिवार्य है। और कोशिश ये रहेगी कि मोबाइल फोन से ही हो जाए और वो रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। धारा 105। पारदर्शिता बढ़ेगी इससे। बिल्कुल। और भी कई अदालती कार्यवाहियां हैं, जैसे गवाही लेना या बहस सुनना। ये सब अब इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती हैं। धारा 530। वाह। इलेक्ट्रॉनिक समन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब तो प्रक्रिया को तेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में अच्छे कदम लगते हैं। हाँ, कोशिश तो यही है। क्या कोई बिल्कुल नई प्रक्रिया भी जोड़ी गई है जो पहले नहीं थी? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है याचिका सौदा का, जिसे अंग्रेजी में प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। ये अध्याय 33 में है। प्ली बार्गेनिंग, ये क्या है? ये उन अपराधों पर लागू होता है जिनमें मौत की सजा या आजीवन कारावास या फिर 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है। इसमें अगर अभियुक्त, मतलब जिस पर आरोप है, वो स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूल करता है, तो वो अदालत से कम सजा के लिए अपील कर सकता है। ओह, प्ली बार्गेनिंग, इसके फायदे तो होंगे शायद, मामले जल्दी निपटेंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है कि इससे मुकदमों का बोझ कम होगा और फैसले जल्दी आएंगे। लेकिन इसमें एक डर भी तो हो सकता है कि कहीं कोई बेगुनाह दबाव में आकर जुर्म ना कबूल कर ले। ये चिंता बिल्कुल जायज है। इसीलिए इस प्रक्रिया में ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि अभियुक्त की सहमति पूरी तरह स्वैच्छिक हो, बिना किसी दबाव के। इसके लिए सेफगार्ड जरूर होंगे। ये जरूरी है। और कोई नई चीज? एक और नई व्यवस्था है घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के संबंध में। धारा 356। अगर कोई ऐसा अपराधी है जो फरार है, भागा हुआ है और उसके जल्दी पकड़े जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही, हाँ। तो अब नई संहिता के तहत न्यायालय उसकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चला सकता है और फैसला सुना सकता है। अच्छा, यानी न्याय रुकेगा नहीं, भले ही अपराधी पकड़ से बाहर हो। ये भी एक अहम बदलाव है। जी और क्या मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए कोई समय सीमा, कोई टाइमलाइन भी तय की गई है? आजकल टाइमलाइन पे बहुत जोर रहता है। हाँ, समयबद्धता पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे सेशंस कोर्ट में जब आरोप तय होते हैं, तो उसके लिए पहली सुनवाई से 60 दिन का समय दिया गया है। धारा 251। 60 दिन आरोप तय करने के लिए। और फैसला सुनाने के लिए बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाने के लिए आमतौर पर 30 दिन का समय तय किया गया। धारा 258, जिसे खास परिस्थितियों में 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता तो है। मतलब कोशिश है कि मामले लटके ना रहें। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये तकनीक के इस्तेमाल पर बहुत जोर दे रही है। हाँ, तकनीक, समय पर काम पूरा करना। फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाना कुछ मामलों में, और प्री बार्गेनिंग जैसी नई चीजों लाना, मतलब एक तरह से पूरी आपराधिक न्याय प्रक्रिया को मॉडर्न बनाने की कोशिश है। को पूरी तरह से निरस्त करती है, यानी खत्म करती है। लेकिन ये याद रखना होगा कि जो मामले इस नई संहिता के लागू होने से पहले से अदालतों में चल रहे हैं, वो पुराने कानून के हिसाब से ही चलते रहेंगे। उन पर ये नया कानून लागू नहीं होगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो आखिर में एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए, ये जो सारे बदलाव हैं, खासकर जो समय सीमाएं तय की गई हैं या तकनीक का जो इंटीग्रेशन है, ये सब कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में, असलियत में, ये न्याय मिलने की रफ्तार और उसकी क्वालिटी को कितना और कैसे बदल पाएंगे? क्या हमारा सिस्टम इन बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार है? ये सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो वक्त ही देगा कि ये संहिता जमीनी स्तर पर कितनी सफल होती है।